आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसा नाम है जो हम बचपन से सुनते आते हैं। तो आज हम देखेंगे कि इसका काम क्या होता है, ये क्यों लगाए जाते हैं। ट्रांसफार्मर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो हमें एसी वोल्टेजेस को चेंज करने में हेल्प करता है। तो ट्रांसफार्मर बड़ा आपने भी देखा होगा, और ज़्यादातर आपके जितने भी डिवाइस इलेक्ट्रिकल डिवाइस घर में होते हैं उन सब में ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। जैसे आप सबको पता ही है कि हमारी जो इनपुट सप्लाई रहती है एसी की वो 220 वोल्ट रहती है, लेकिन आपके जो चार्जर हैं वो 12 वोल्ट पे काम करते हैं। तो 220 वोल्ट को 12 वोल्ट कौन बना रहा है? वो आपके ट्रांसफार्मर है, ठीक है। और टीवी आपके 12 वोल्ट पे ही चलते हैं, तो वो चेंज भी कौन कर रहा है? वो सारे आपके ट्रांसफार्मर उसके अंदर फिट किए गए हैं उसको चेंज करने के लिए। तो जो एसी वोल्टेज को चेंज करे उसको नाम देते हैं हम ट्रांसफार्मर। अब ट्रांसफार्मर दो तरह से रहते हैं। एक रहते हैं जो इंक्रीज करते हैं वोल्टेज को, उसको हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। और एक वो होते हैं जो वोल्टेज को डिक्रीज करते हैं, इसको हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं, ठीक है। अब प्रिंसिपल इसका रहता है म्यूचुअल इंडक्शन। तो इससे पहले आपने टॉपिक किया था म्यूचुअल इंडक्शन का, कि जब एक में फ्लक्स चेंज होगा और नेबरिंग कॉइल में इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा तो उसको हम म्यूचुअल इंडक्शन कह देते हैं, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन देखेंगे। कंस्ट्रक्शन में हमारे पास रेक्टेंगुलर सॉफ्ट आयरन कोर रहता है, मेड ऑफ लेमिनेटेड शीट्स वेल इंसुलेटेड फ्रॉम वन अनदर। तो ये आपका डायग्राम रहता है। इसमें आप देखो शीट्स, जैसे आपकी बुक होती है, बुक में अलग अलग पेजेस लगे होते हैं, वैसे इसमें शीट्स लगाई जाती हैं और वो एक दूसरे से लैमिनेटेड होती हैं। लैमिनेटेड मतलब उनके ऊपर इंसुलेशन की जाती है, अंदर वो आयरन की रहेंगी लेकिन बाहर से आपने क्या किया होता है, उसको कोटिंग की होती है। आपने देखना येलोइश कलर की जनरली रहती है, ठीक है। तो ये ट्रांसफार्मर है। इसमें ये हमारी P1 P2 प्राइमरी कॉइल्स हैं जिसमें हमने इनपुट दिया हुआ है, और ये आपकी सेकेंडरी कॉइल्स हैं जिसमें आपने रेजिस्टेंस लगाई है। जो टीवी, आपका मोबाइल, ये सब आर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जो आपने लगाए हुए हैं आउटपुट में। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे 220 वोल्ट दिया और मुझे मोबाइल के लिए कितना चाहिए? 12 वोल्ट या 3.5, 4, 5 वोल्ट, जो भी तुम्हारी रिक्वायरमेंट है वो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। अब इसका बेसिक प्रिंसिपल ये है कि जो आपका ईएमएफ जो आपने इनपुट में दिया और जो आउटपुट में आपको इनपुट मिलता है वो आपके नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है। ये आपका स्टेप अप है। अब मुझे कैसे पता चला ये स्टेप अप है? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स आपके 2 ही हैं और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स क्या हैं? ज़्यादा हैं। तो मैंने इनपुट में कम टर्न में इनपुट दिया और मुझे आउटपुट में ज़्यादा टर्न में आउटपुट मिल रहा है। तो याद रखना बेटा कि जो आपका ईएमएफ होता है पर यूनिट टर्न, वो दोनों केस में सेम रहता है, ठीक है। मतलब ये हुआ कि एग्जाम्पल के लिए मैं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि हमेशा होगा। एग्जाम्पल के लिए मैं कहता हूँ कि एक टर्न से 1 वोल्ट जनरेट हो रहा है, तो यहाँ पे कितने टर्न है? 2 वोल्ट। तो मान लो मैंने इनपुट में 2 वोल्ट दिया, इनपुट में कितना दिया मैंने? 2 वोल्ट। और तो मुझे आउटपुट में कितना मिल रहा है? 1 2 3 4 5 6 7। तो दैट मीन्स मैंने 2 वोल्ट इनपुट में दिया और मुझे कितना मिल रहा है आउटपुट में? 7 वोल्ट, ठीक है। तो ये आपने क्या किया? स्टेप अप कर दिया। आपने 2 वोल्ट को किस में कन्वर्ट कर दिया? 7 वोल्ट में। इंक्रीज इन वोल्टेज हो गया। अब मैं अगर इसको घटाना चाहूँ, मान लो मैं 220 वोल्ट से 12 वोल्ट बनाना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 220 टर्न लेने पड़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पे कितना टर्न लेने पड़ेंगे? 12 टर्न। तो इस तरह से मैं क्या कर दूंगा? 220 वोल्ट को किस में कन्वर्ट कर दूंगा? 12 वोल्ट में। तो ये डिपेंड करता है कि इनपुट में कितने टर्न किस वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आउटपुट में हम उसी हिसाब से टर्न ले लेते हैं। कि अगर आपने बढ़ाना है तो टर्न ज़्यादा होने चाहिए, अगर मुझे वोल्टेज को कम करना है तो मुझे टर्न कम लेने होंगे, ठीक है। तो इसको बड़े अच्छे से समझना है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है ट्रांसफार्मर। तो थियरी एंड वर्किंग में हम जाते हैं। लेट द ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ सप्लाइड। ऑल्टरनेटिंग का आपको पता ही है, प्राइमरी कॉइल में ई नॉट साइन ओमेगा टी, हमने ले लिया इसको। अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, जो मैंने अभी आपको समझाया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, द इंड्यूस्ड ईएमएफ पर टर्न इज सेम फॉर बोथ। मतलब कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है पर टर्न दोनों का सेम आएगा। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि मेरे 2 टर्न हैं तो 2 वोल्ट बनेंगे, यहाँ पे 10 टर्न है तो 10 वोल्ट बनेंगे। तो 2/2 और 10/10 क्या होता है? 1। तो दैट मीन्स दोनों केस में इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है? 1 है। तो जैसे जैसे टर्न बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ईएमएफ भी बढ़ता जाएगा। अगर मैं प्राइमरी कॉइल के टर्न ज़्यादा लूँगा तो मुझे ईएमएफ प्राइमरी कॉइल में ज़्यादा मिलेगा, और अगर मैं सेकेंडरी कॉइल में ज़्यादा टर्न लेता हूँ तो मुझे सेकेंडरी कॉइल में ज़्यादा ईएमएफ मिलेगा। तो EP/NP क्या आ जाएगा? ES/NS। तो ES आपका आउटपुट ईएमएफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हो जाएगा NS/NP इंटू EP। तो जिसमें ज़्यादा टर्न होंगे उसका ईएमएफ ज़्यादा होगा, यही मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अगर मेरे नंबर ऑफ टर्न आउटर जो आपके सेकेंडरी कॉइल है उसमें ज़्यादा होंगे तो मेरा इंड्यूस्ड ईएमएफ भी ज़्यादा होगा, और अगर मेरे प्राइमरी कॉइल में ज़्यादा टर्न होंगे
तो मेरा इंड्यूस्ड ईएमएफ प्राइमरी कॉइल में ज़्यादा होगा। तो अगर मुझे वोल्टेज बढ़ानी है तो मुझे सेकेंडरी के टर्न ज़्यादा लेने पड़ेंगे, अगर मुझे वोल्टेज घटानी है तो मुझे सेकेंडरी के टर्न कम लेने पड़ेंगे एज कम्पेयर टू प्राइमरी कॉइल। एज वी अज्यूम दैट देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि इनपुट जो आपकी पावर है दैट मस्ट बी इक्वल टू आउटपुट पावर। इनपुट पावर क्या है, वोल्टेज इंटू करंट, वोल्टेज क्या है ईपी और करंट क्या है आईपी, और आउटपुट में वोल्टेज क्या है ईएस और आपकी करंट कितना है आईएस। तो इनपुट पावर और आउटपुट पावर आपकी बराबर होनी चाहिए, ठीक है, अगर आपका कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है। तो यहाँ से आईएस निकालेंगे ईपी बाई ईएस दैट इज आईपी। अब इसको आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको लगेगा कि जब ईएस बड़ा है ईपी से तो आईपी आपका बड़ा है आईएस। मतलब अगर आपकी सेकेंडरी की वोल्टेज ज़्यादा है तो सेकेंडरी का करंट आपका कम होगा, तो और अगर आपकी प्राइमरी की वोल्टेज ज़्यादा है तो आपका प्राइमरी का करंट कम होगा। तो इसको हम समझेंगे, फॉर अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर वट एवर वी गेन इन वोल्टेज, ठीक है, जो हमने गेन किया वी लूज इन करंट, ठीक है, मतलब अगर मैंने वोल्टेज को गेन किया है तो उस अमाउंट में मैं करंट को लूज कर जाऊंगा, ठीक है, कम हो जाएगा आपका करंट सर्किट में। और अगर आपने वोल्टेज लूज की है मतलब आपकी वोल्टेज घटी है तो आपका करंट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस ये मतलब ये हुआ कि आपका जो एनर्जी कंजर्वेशन है वो इसमें फॉलो हो रहा है। ऐसा नहीं कि वोल्टेज बढ़ रही है तो किस कॉस्ट पे बढ़ रही है, वो बढ़ रही है करंट की कॉस्ट पे। वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट कम हो जाएगा, ठीक है, और अगर आप वोल्टेज कम करते हो तो उसके बैलेंस करने के लिए आपका करंट इंक्रीज करेगा क्योंकि प्रोडक्ट है, ठीक है। आईपी और ईपी मैंने आपको एक बार पहले भी समझाया था कि दो प्रोडक्ट में अगर एक टर्म बढ़ती है तो दूसरी उसको बैलेंस करने के लिए कम हो जाती है, ठीक है। तो एफिशिएंसी की बात करें, एफिशिएंसी होती है आउटपुट पावर और इनपुट पावर, ये भी एक नंबर का क्वेश्चन बन जाता है इसमें। आउटपुट पावर आपकी ईएसआईएस और इनपुट पावर आपकी ईपी आईपी। आइडियल ट्रांसफार्मर में ये आपकी 100% रहती है, या इसको ईटा इज इक्वल टू 1 भी कह देते हैं, लेकिन जनरली आपका थोड़ा सा लॉस इसमें हो जाता है एनर्जी का, और ये जो एनर्जी लॉस होता है इस वजह से हमें आउटपुट पूरी तरह से नहीं मिल पाता है। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक बन जाता है एनर्जी लॉसेज इन ट्रांसफार्मर। इसमें सबसे पहले आता है कॉपर लॉस। कॉपर लॉस हुआ जो कॉपर कॉयल आपने वाउंड की होती है इसके ऊपर, वो आपकी जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी कॉयल हम बनाते हैं उसमें हीट प्रोड्यूस हो जाती है, हीट प्रोड्यूस होगी तो हीट की वजह से एनर्जी लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो हम मिनिमाइज करने के लिए थिक वायर्स यूज़ करते हैं, जो कॉपर वायर है वो मोटी मोटी लेते हैं, ठीक है, पतली लोगे तो ज़्यादा कॉपर लॉस होगा, ठीक है। दूसरा आ गया आयरन लॉस। आयरन हो गया जो आपने सॉफ्ट आयरन रखा था कोर आपका ट्रांसफार्मर के अंदर, ठीक है, सॉफ्ट आयरन कोर की बनी होती है ना शीट्स अलग अलग, जो लेमिनेट करके आपने जैसे बुक बनी है वैसे आपने बुक के पेज को आपने आयरन शीट समझना है, ठीक है। तो इस तरह से आप ट्रांसफार्मर आपस में जोड़ के बनाते हो, ठीक है, शीट्स को। तो ये आपकी क्या है एडी करंट्स प्रोड्यूस करती हैं, एडी करंट से आपको क्या होता है एनर्जी लॉस हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए हम लेमिनेटेड कोर लेते हैं मिनिमाइज करने के लिए। मैग्नेटिक फ्लक्स भी लीक आउट हो जाता है, आपका 100% मैग्नेटिक लाइंस दूसरे कॉइल से पास नहीं करेंगी, जो प्राइमरी में जनरेट हो रही है और सेकेंडरी में नहीं पहुंच पाती है पूरी की पूरी। हिस्टैरिसीस लॉस का आपको पड़ा है, हिस्टैरिसीस की बार बार मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होता है क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट है, तो आयरन जो आपकी शीट्स है वो मैग्नेटाइज होंगी डीमैग्नेटाइज होंगी, इससे आपका एनर्जी लॉस हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक मटीरियल, ठीक है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में। मैग्नेटिक स्टिक्शन आपका रह गया हमिंग नॉइस। आप ट्रांसफार्मर के नज़दीक जाओगे तो आपको एक बड़ा ऊंचा सा एक शोर सुनाई देता है, आपको ऐसा लगता है कुछ इसमें से आवाज़ आ रही है, तो साउंड भी आपका क्या है एनर्जी लॉस क्रिएट करता है। फिर यूजेस ऑफ ट्रांसफार्मर आप मैंने आपको बताया, टीवी है, रेफ्रिजरेटर, कंप्यूटर, एयर कंडीशनर, आपकी इंडक्शन फर्नेस हैं, ये सारे आपके वेल्डिंग पर्पज़ में भी आपका यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पे आपको ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट जो यूज़ है वो ये है कि जब आप एक जगह से दूसरी जगह पे बिजली को ट्रांसफ़र करते हो, जैसे मुझे नॉर्थ ग्रिड से आपको यहाँ चाहिए हिमाचल में, तो जब हम एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं तो एनर्जी जो रहती है वो होती है I²R। जो हीट है, हीट का रिलेशन होता है H=I²R T, ठीक है। तो I² है, I²R है, ठीक है। तो क्योंकि करंट स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज करता है, स्क्वायर आपका जो हीट है हीट लॉस आपका करंट की वजह से ज़्यादा होगा क्योंकि वो स्क्वायर टाइम्स आपका इंक्रीज करता है। तो आपका जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा आपका हीट लॉस होगा। अब मुझे लॉन्ग ट्रांसमिशन में अगर मेरा एनर्जी वेस्ट हो जाएगी तो मैं पहुंचा नहीं पाऊंगा, तो मुझे अगर लॉन्ग ट्रांसमिशन करना है तो मुझे करंट को कम करना पड़ेगा। अब मुझे करंट को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्टेप अप करना पड़ेगा कि स्टेप डाउन, मुझे स्टेप अप करना पड़ेगा, वोल्टेज बढ़ानी पड़ेगी। जब वोल्टेज बढ़ेगी तो नेचुरली आपका आई क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा,
आई रिड्यूस हो गया तो आई स्क्वायर आर की वैल्यू भी रिड्यूस हो जाएगी। आई स्क्वायर आर की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी तो हमारा जो है लॉन्ग ट्रांसमिशन में एनर्जी लॉस नहीं होगा, मतलब हीट लॉस नहीं होगा। तो लॉन्ग ट्रांसमिशन में भी आपको ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ती है। तो हम जो ग्रिड में जो ट्रांसफार्मर लगाते हैं वो स्टेप अप होता है, और जो आप घरों के पास लगाते हो वो आपका स्टेप डाउन होता है। स्टेप अप मतलब वहाँ से 10,000 वोल्ट बन के आपकी बिजली आती है, और जब आप घर के पास उसको ट्रांसफार्मर लगाते हो उसमें हम 10,000 को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, 220 वोल्ट में। तो मैंने 10,000 से 220 बनाया तो स्टेप डाउन, और जहाँ ग्रिड थी वहाँ 220 से क्या बनाया था, 10,000, तो मैंने वहाँ पे स्टेप अप लगाया हुआ है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर ग्रिड में लगता है और घर के पास लगता है आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो ये आपने याद रखना है।